बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। क्लास 9th केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 से 4 तक के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सोल्यूशन भी शामिल है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आंसर दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 1 देखिए हम, द मोलर मास ऑफ वाटर इज़। मोलर मास जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, जो भी फार्मूला लिखा हुआ है उसका आपने जो भी एलिमेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं उनके मासेस को आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। वाटर का फार्मूला है ये H2O, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है वो मोलर मास जो होता है वो ग्राम पर मोल में जो है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे बाज़ों का सिर्फ ग्राम में भी लिख देते हैं, मतलब इसका एक्चुअल जो यूनिट है वैसे वो ग्राम पर मोल होता है, लेकिन सिर्फ ग्राम में भी कहीं कहीं इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मोलर मास ऑफ वाटर आपसे पूछा जा रहा है। टोटल यहाँ पे देखें 4 ऑप्शंस हैं, 18 AMU, 18 ग्राम, 10 AMU, 10 ग्राम। अब AMU वाले जो ऑप्शंस हैं ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि यूनिट मैच नहीं कर रहा। AMU में जो है वो होता है मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ये जो होते हैं वो हम AMU में शो करते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में शो करते हैं। जबकि मोलर मास जो होता है ये ग्राम में शो किया जाता है। अब 2 ऑप्शन है ऐसे, एक देखें 18 ग्राम वाला है और एक 10 ग्राम वाला है, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमें इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ यहाँ पे एक ही होता है ऐसा ग्राम वाला ऑप्शन, तो डायरेक्टली हम उसी को टिक कर देते हैं। नहीं, जैसे कि अगर यहाँ पर 18 AMU होता, यहाँ पे कोई ये वाला ऑप्शन कोई दूसरा ले लेते हैं, यानी कि AMU में ही ले लेते, तो तब जो है हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हम ग्राम देखते और आंसर लगा देते। लेकिन अब क्योंकि 2 चीज़ें हैं तो इसका मतलब हमें जो है वो मास उनका कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। मतलब हमें कैलकुलेट करके ख़ुद चेक करना पड़ेगा, या अगर आपको याद है वाटर का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना होता है तो आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते हो, बाकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। अब इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए कि कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन जो एटम है इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर आपने इन दोनों के एटॉमिक मासेस को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको करके दिखा देता हूँ। H2O था हमारे पास। अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 1, एटॉमिक मास लिखा मैंने 1। अब वहाँ पे हाइड्रोजन के एटम थे 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे कि 2 एटम्स थे। उसके बाद फिर हमें करना है प्लस ऑक्सीजन का, वहाँ पे कितने एटम थे, एक ही एटम था, और मास कितना होता है उसका, 16 होता है। तो 16 और मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। ये 1 करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन एक मेथड आप याद रखें कि एटॉमिक मास लिखें एलिमेंट का और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से जो उसके नीचे लिखा हुआ है छोटा सा, सब स्क्रिप्ट में नीचे छोटा सा जो नंबर लिखा होता है, जैसे कि वहाँ पर वाटर में एच के नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन का मास 1 फिर मल्टीप्लाइड बाय 2। और उसके बाद फिर दूसरा जो एटम था हमारे पास वो ऑक्सीजन था और वो एक ही था, तो एटॉमिक मास उसका लिखा 16 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। अब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, देखें 18 आ गया है। तो 18 जो है यहाँ पे देखें 18 ग्राम, ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब 18 में देखें 2 ऑप्शन थे, ग्राम वाला भी था, AMU वाला भी था, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि AMU जो है वो मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या एटॉमिक मास उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि मोलर मास जो है वो हम ग्राम में या ग्राम पर मोल में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही तरह के एटम्स हों, यानी कि डिफरेंट एटम्स ना हों उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ये H2O2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसमें दोनों एटम्स हैं वो डिफरेंट एटम्स हैं, मॉलिक्यूल तो ये बन जाएगा लेकिन इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं। दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसमें और 2 ऑक्सीजन के हैं, तो ये होमो एटॉमिक नहीं है बल्कि ये हेट्रो एटॉमिक है, HETERO, हेट्रो एटॉमिक है ये। वाटर ये भी हेट्रो एटॉमिक है, इसमें 2 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं हमें, 2 डिफरेंट एटम्स नज़र आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन देखें इसके अंदर दोनों एटम्स हाइड्रोजन के ही हैं, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर है। सिमिलरली यहाँ देखें अब ये OH इसमें डिफरेंट आ गया है और ये आयन है ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन है ये, इनके मॉलिक्यूल तो है ये लेकिन ये आयनिक फॉर्म में है। नंबर 3 देखें, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज। तो यहाँ बता दिया है मैंने आपको, H2O2 है, इसका फार्मूला याद होना चाहिए ये आपको। पार्ट नंबर 4 है, इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज़ 20 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस विल बी।
अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो उसके प्रोटॉन की तादाद है वो इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे देखें वो एटॉमिक नंबर उसने बता दिया हमें कैल्शियम का, वो क्या है 20 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में कितने होंगे, 20 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद नंबर 5, हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन एल शेल, एल शेल में कितने सब शेल होते हैं, ठीक है। अब देखें न्यूक्लियस में जो शेल्स हैं हमारे पास वो के से स्टार्ट होते हैं, इनके पहला जो शेल है न्यूक्लियस के जो सबसे करीब है वो के शेल है, उसके बाद फिर एल शेल, फिर उससे ऊपर वाला एम शेल एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से चल रहा होता है। के शेल जो होता है उसका सिर्फ एक ही सब शेल है। सब शेल कौन से हैं हम आपके पास, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, टोटल आपके पास 4 सब शेल हैं, एस पी डी और एफ। तो पहला जो शेल है के शेल उसमें सिर्फ एक ही यानी कि 1s होता है। उसके बाद एल शेल में 2 होते हैं आपके पास सब शेल, कौन कौन से, एक 2s होता है और एक 2p होता है, s और p। तो 2s और 2p, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2। तो हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एल शेल, तो एल शेल में टोटल 2 सब शेल हैं, एक s और एक p, ठीक है। तो इसका यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद नंबर 7 है, द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पर हमने डिवाइड किया हुआ है पीरियोडिक टेबल को एस पी डी और एफ ब्लॉक में। यानी अगर जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल जो मतलब वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में जा रहा है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वो एस शेल में जा रहा है तो ऐसे एलिमेंट जो है हमने वो एस ब्लॉक में रखे हुए हैं, अगर वो पी में जा रहा है तो वो हमने पी ब्लॉक में रखे हुए हैं, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक में रखे हैं, एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक में रखे हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि हीलियम है, हीलियम में जो है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसका वो एस में जा रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद उसको हमने पी ब्लॉक के अंदर वहाँ पर रखा हुआ है नोबेल गैसेस के साथ, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ से मैच करती हैं। बाकी इन जनरल अगर देखें हम तो सब पे जो ये चीज़ें फॉलो हो रही होंगी कि वैलेंस शेल जो है वो जिस ऑर्बिटल में जा रहा है उसी वो एलिमेंट उसी ग्रुप के अंदर उसी ब्लॉक के अंदर आपको नज़र आएगा एस पी डी और एफ के साथ, ठीक है। तो ग्रुप 1 और 2 जो है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो 2 ग्रुप्स हैं वो एस ब्लॉक में आ रहे होते हैं। उसके बाद ग्रुप 3A से लेकर नोबेल गैसेस तक, ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहला रहे होते हैं, इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में जा रहा होता है सिवाय हीलियम के, ठीक है। और फिर बीच में जो आपके पास सब ग्रुप बी होता है, ठीक है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहला रहे होते हैं वो, तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल में अलग से 2 लाइंस 2 रॉज आपको नीचे लिखी हुई नज़र आती हैं, तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में जा रहा होता है, तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उन्हें हम कह रहे होते हैं। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं उनको, डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और एफ को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद नंबर 8, द एलिमेंट्स ऑफ 8A ग्रुप आर नॉन एज, तो ये याद होना चाहिए नोबेल गैसेस कहलाते हैं वो, ग्रुप 8A के जो मेंबर्स हैं नोबेल गैसेस कहलाते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहलाती हैं वो, क्योंकि वो जो है रिएक्शन नहीं करती, रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए उन्हें नोबेल या इनर्ट कह रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 9 है, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और सबके सब वहाँ पर मेटल्स हैं, तो ऑल आर मेटल्स, तो मेटल्स इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद अगला, अच्छा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि लैंथेनाइट्स कौन से हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पहली रो है वो लैंथेनाइट्स कहलाते हैं, दूसरी रो जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वो एक्टिनाइट्स हैं, और हेलोजन जो है ये ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये गैसेस जो हैं ये आपको मिलेंगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। और मेटालॉइड्स जो है ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स आपको हैं, मतलब एक स्टेयर केस मिल जाएगा आपको, मतलब पीरियोडिक टेबल जब भी आप लेंगे कहीं से या किताब में भी देखें तो वहाँ पे एक स्टेयर केस लाइन बनी हुई होगी, तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो मेटालॉइड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। बाकी नॉन मेटल आपको मिलेंगे सारे के सारे पी ब्लॉक्स के अंदर ही मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया, नंबर 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एटम्स ऑफ ग्रुप 6A इक्वल,
अब ग्रुप 6A के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर जो है यहाँ पे शो कर रहा होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी अगर ग्रुप 6A लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के अंदर, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होता है उसे ग्रुप कहते हैं। अब उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ग्रुप का नंबर है 6। अब ग्रुप में अब जो है इन जनरल यहाँ पे वो पूछ रहे हैं आपसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने गेन करेंगे वो, ठीक है। अब दो तरह के रूल हैं, एक तो डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि वैलेंस शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अभी उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मजीद जो है गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एटम्स ऑफ ग्रुप 6 से इक्वल। तो इसका मतलब ग्रुप 6 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितने एटम गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 2। अब उसके बाद नंबर 11 है एन एग्जाम्पल ऑफ इज, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जनाब कोवेलेंट होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, मीथेन ये भी कोवेलेंट है, नाइट्रोजन ये भी कोवेलेंट है। अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन जो एटम्स हैं, और बाकी हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है। और मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर बात करें तो ये आयनिक है, ठीक है। ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और सिमिलरली ग्रुप 7 की अगर बात करें तो जब ये मेटल्स के साथ ग्रुप 1 और 2 के साथ कंबाइंड होते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद नंबर 12, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर नॉट शेयर्ड बाय एटम्स ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन के वो पेयर, वो जोड़े जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर्स, और उन्हें शेयर्ड पेयर भी कह रहे होते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये तो बनता ही नहीं है कुछ, सही है। तो वो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो कहलाते हैं लोन पेयर्स। और जिनके पास लोन पेयर होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि वो क्या करेंगे, डेटिव बॉन्ड भी बना सकते हैं वो एटम्स। क्लियर है। तो जनाब ये टोटल 12 MCQs थे। टोटल जो है 1 से ले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक का थोड़ा सा मतलब ये था रिवीजन। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।